हमारे बीएफएम के मेंटरशिप प्रोग्राम के इस पार्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग अपने यूनिट नंबर 5 की पार्ट 3 लेक्चर को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे ईडीपीएमएस से। आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। हमारा तरीका रहेगा पहले डेफिनेशन, की आइडियाज, इसके रूल, वन लाइन एग्जाम्पल और फाइनली एमसीक्यूज। इस तरह से हम लोग सभी कंसेप्ट को एक एक करके डिकोड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग ईडीपीएमएस से। आपको फुल फॉर्म पता ही है इसका, राइट? एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या है ये एक आईटी बेस्ड सिस्टम है, राइट? किसने लॉन्च किया? तो आरबीआई ने लॉन्च किया। कब हुआ था? 1 मार्च 2014 को लॉन्च हुआ था। इसका काम क्या है? एक्सपोर्ट को मॉनिटर करना और एडी बैंक के रिपोर्टिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना। तो 2 काम लिखा हुआ है, पहला है मॉनिटरिंग द एक्सपोर्ट और दूसरा लिखा है कि सिंप्लीफाइंग रिपोर्टिंग बाय एडी बैंक। तो दोस्तों सिंपल वर्ड में बोले तो ईडीपीएमएस समझिए कि ये आरबीआई का ऑनलाइन डैशबोर्ड है। समझे? ये आरबीआई का ऑनलाइन डैशबोर्ड है फॉर ट्रैकिंग ऑल द एक्सपोर्ट डेटा, यानी जितने भी हमारे एक्सपोर्ट डेटा हैं इनको ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड है आरबीआई का। क्या है जी? ईडीपीएमएस है। तो इसमें की आइडिया यही है दोस्तों कि आपको ये ईडीपीएमएस एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या होता है कि ये सारे के सारे एडी बैंक जो हैं वो शिपिंग बिल को रिपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट एडवांस ट्रैक करते हैं और ओवरड्यू रियलाइजेशन को रिपोर्ट करते हैं। मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है कि यह एक सिंगल प्लेटफॉर्म है फॉर रिपोर्टिंग शिपिंग बिल रिपोर्ट करना, एक्सपोर्ट एडवांस ट्रैक करना, ओवरड्यू एक्सपोर्ट रियलाइजेशन। यानी दोस्तों डिले ओवर। अब ये बताइए, ये जो वर्ड लिख दिया है ओवरड्यू एक्सपोर्ट रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी हमारा एक्सपोर्ट पेमेंट में डिले हो रहा है, ठीक है, इसको रिपोर्ट करना। देखिए वर्ड यही होता है। आप जब मैकमिलन बुक पढ़ते हैं ना, वो तो एक लाइन में लिख दिया, अब इसका मतलब ही नहीं बहुत लोगों को क्लियर होता है। मैं ये देखिए वीडियो का यही फंक्शन है कि आपको जो मैकमिलन बुक के वर्डिंग है उसको सिंपल भाषा में समझाया जाए। तो जब भी आपको ये वर्ड दिखेगा एक्सपोर्ट ओवरड्यू एक्सपोर्ट रियलाइजेशन, तो समझिए एक्सपोर्ट रियलाइजेशन का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट का पैसा वापस आना, और ओवरड्यू है मतलब कि डिले हो गया। तो जो भी हमारा डिले है एक्सपोर्ट के पेमेंट में उसको रिपोर्ट करेंगे ना। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है सारे के सारे शिपिंग बिल को रिपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट एडवांस को ट्रैक करने के लिए और ओवरड्यू रियलाइज को रिपोर्ट करने के लिए। तो ये पूरा एक्सपोर्ट साइकिल एक ही सिस्टम में विजिबल है। तो दोस्तों रूल बहुत ही सिंपल है, ये रिटर्न सिंप्लीफाई करेगा और एक्सपोर्ट के कंप्लायंस को मॉनिटर करेगा। बस ये 2 लाइन याद रखिए, यही ईडीपीएमएस का कोर पर्पस है। तो इसका 1 लाइन एग्जाम्पल भी आपके सामने है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए एडी बैंक ने डिलेड एक्सपोर्ट रियलाइजेशन को ईडीपीएमएस पोर्टल पे रिपोर्ट किया। एडी बैंक ने क्या किया कि जो इनके पास डिलेड एक्सपोर्ट रियलाइजेशन था उसको ईडीपीएमएस पोर्टल पे इन्होंने रिपोर्ट किया। तो दोस्तों मास्टर टिप यही है बीएफएम के लिए। तो ईडीपीएमएस क्या है? वन स्टॉप कंप्लायंस हब है सारे एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग के लिए। वन स्टॉप कंप्लायंस हब फॉर एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग। तो इसका टेबल ऐसे याद रखिए। लॉन्च कब हुआ? 1 मार्च 14 को लॉन्च हुआ। पर्पस क्या है? पर्पस है कि एक्सपोर्ट के रिपोर्टिंग को सिंप्लीफाई करना, ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना, कंप्लायंस को इंश्योर करना। इसका स्कोप क्या है? ईडीपीएमएस शिपिंग बिल, एडवांस यूटिलाइजेशन डिले, ओवरड्यू एक्सपोर्ट रियलाइजेशन सब कुछ को ट्रैक करता है। इसके यूजर्स कौन होते हैं? इसके यूजर्स होते हैं ऑथराइज्ड डीलर बैंक। ये आरबीआई को डेटा सबमिट करते हैं, राइट? तो जो हमारे एडी बैंक होते हैं ये क्या करते हैं? ये आरबीआई को डेटा सबमिट करते हैं। समझे? ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने 2-3 फॉर्मूला देखा, ऐसे याद रखिए। ईडीपीएमएस इज इक्वल टू एक्सपोर्ट डेटा प्लस मॉनिटरिंग प्लस सिंगल प्लेटफॉर्म। यानी दोस्तों मेमोरी ट्रिक यही है, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग मेड सिंपल। जस्ट एक तरीका है याद रखने का, एक्चुअली ये फुल फॉर्म नहीं है। आप ऐसे याद रखिए, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग मेड सिंपल। कभी नहीं भूलिएगा जी यदि इस तरह याद रखेंगे तो। और मैं हर एक चीज में जितना भी कंसेप्ट है सबको मैं मेमोरी ट्रिक से समझाता हूं ताकि वो चीजें आपके दिमाग में एकदम क्लियर कट बैठे। एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग मेड सिंपल याद रहेगा ना। चलिए 1-2 क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को अप्लाई कर लें। सवाल है पहला, व्हेन वाज ईडीपीएमएस ऑपरेशनलाइज? 2012, 2014, 2016, 2018? बताइए तो 2014 में आया था ना जी। सही जवाब क्या होगा? 2014 में आया था, 1 मार्च 2014 में आया था। अगला सवाल, इनमें से कौन सा मॉनिटर्ड नहीं होता है ईडीपीएमएस के अंदर? क्या मॉनिटर नहीं होता है? ऑप्शन दे रखा है शिपिंग बिल फॉर कॉशन लिस्ट एक्सपोर्टर, डिलेड यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट एडवांस, इंपोर्ट आउटस्टैंडिंग बियॉन्ड स्टिपुलेटेड पीरियड, एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग बियॉन्ड स्टिपुलेटेड पीरियड। सही जवाब है इंपोर्ट आउटस्टैंडिंग बियॉन्ड स्टिपुलेटेड पीरियड।
दोस्तों ये आप सीआईबी जून 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई हेफ्टी फी पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसके प्रिपरेशन के लिए। मैं सिंपल सा बात बताता हूं कि मैकमिलन बुक पे आप कमांड पाइए, निश्चित रूप से आपका एग्जामिनेशन निकलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आपके पास कम समय है, क्योंकि आपको वर्क भी देखना है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो दोस्तों देर किस बात की, इसीलिए तो आपके सामने मैं आपके सामने कुछ प्लान प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो हमारे चैनल पे आपको पीडीएफ प्लान मिलेगा, जिसके अंदर आपको यूनिट वाइज थ्योरी, यूनिट वाइज एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कैप्सूल कंटेंट, सारा कुछ मिलता है एक ही कोर्स के अंदर, जिसका नाम है सीआईबी पीडीएफ कोर्स। कॉस्ट यहाँ देख सकते हैं, केवल ये कॉस्ट नहीं है दोस्तों, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है 25% का। फिर सीआईबी वीडियो कोर्स है, जिसके अंदर इंग्लिश वीडियो, हिंदी वीडियो, सारे एमसीक्यूज का वीडियोस ये मिलेगा आपको। आप यदि इंडिविजुअल सब्जेक्ट चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, और यदि कंबाइंड चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, और वो भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। मॉक टेस्ट मिलेगा, सेपरेट मॉक टेस्ट है। और दोस्तों यदि आप पीडीएफ, वीडियो, मॉक टेस्ट एक जगह पे चाहते हैं तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, और इस पे आपको 25% का डिस्काउंट एडिशनल मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, कोई हैप्टी पे फी को पे मत कीजिए, मैकमिलन बुक पे कमांड पाइए। और कमांड पाने का आसान बनाना चाहते हैं मैकमिलन बुक को पीडीएफ, वीडियो, मॉक टेस्ट के माध्यम से, तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपके लिए बेस्ट है। आप बात करते हैं ईडीपीएमएस के सेकंड पार्ट को, यानी की फीचर्स ऑफ ईडीपीएमएस। तो ईडीपीएमएस बेसिकली एक आईटी बेस्ड ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है, मैंने पहले भी बताया था, राइट। तो देखिए बैंक क्या करती है, तो बैंक एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को इसका आरबीआई यूज करता है। आरबीआई क्यों यूज करता है इसको, ताकि बैंक के जो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है इनको ट्रैक करे, ट्रैकिंग पर्पज से होता है, ठीक है ना। मैंने बोला था ना इसका फुल फॉर्म एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग मेड सिंपल। तो बैंक एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है, रिपोर्टिंग का पूरा प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में बोले आरबीआई का एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम है ये। तो इसमें की आइडिया यही है, ईडीपीएमएस का मेन फीचर तीन चीजों के एक अराउंड घूमता है। तो देयर आर थ्री थिंग्स। क्या क्या वो तीन चीजें हैं, पहला है सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग, दूसरा है कॉशन या डी कॉशन लिस्टिंग ऑफ एक्सपोर्टर, और तीसरा है एडवांस रेमिटेंस ट्रैकिंग और कॉम्प्लायंस इंटीग्रेशन। समझे, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर एक्सपोर्ट का पूरा रिकॉर्ड सॉर्ट आउट हो रहा है। क्या क्या हो रहा है जी, सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग हो रहा है, कॉशन लिस्टिंग हो रहा है या डी कॉशन लिस्टिंग हो रहा है, और एडवांस रेमिटेंस ट्रैकिंग हो रहा है। तो दोस्तों इसका रूल यही है, ईडीपीएमएस ने एक्सओएस रिपोर्टिंग को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, फॉर ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल। पहले क्या होता था कि ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल को एक्सओएस स्टेटमेंट में जाता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि सब के सब आपको ईडीपीएमएस में ही रिकॉर्ड होता है। मैं वन लाइन एग्जांपल भी आपको देता हूं, जैसे बैंक ने एक्सपोर्टर को कॉशन लिस्ट में ऐड किया और एडवांस रेमिटेंस को ईडीपीएमएस में अपडेट कर दिया, राइट। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि एक्सपोर्टर को कॉशन लिस्ट में ऐड कर दिया बैंक ने, और एडवांस रेमिटेंस को ईडीपीएमएस में रिपोर्ट कर दिया, अपडेट कर दिया। तो कंसेप्ट सॉलिड हो गया। तो मास्टर टिप यही है, एक्सपोर्ट मॉनिटरिंग, कॉशन लिस्ट, एडवांस रेमिटेंस ट्रैकिंग, दैट्स इट। तो दोस्तों साइलेंट फीचर क्या है इसका, पहला लिखा है यहाँ पे ब्रांच डेटा फ्लो, मतलब बैंक अपनी बी कैटेगरी ब्रांच का डेटा एक्सट्रैक्ट करके पीरियोडिकली रिकंसिलेशन के लिए सबमिट करते हैं। दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है प्रोसेस। मैं यहाँ पे आपको फ्लो डायग्राम से शो करता हूं कि देखिए, ब्रांच से डेटा गया, कहां गया जी, हेड ऑफिस में गया, फिर आरबीआई ने डेटा को सिंक किया, समझे। तो ये ध्यान रखना है। तो बैंक ने डेटा एक्सट्रैक्ट किया बी कैटेगरी ब्रांच के लिए और पीरियोडिकली शेयर करता है रिकंसिलेशन के लिए, यानी बैंक अपनी बी कैटेगरी ब्रांच का डेटा एक्सट्रैक्ट करके पीरियोडिकली रिकंसिलेशन के लिए सबमिट करता है। फिर आता है कॉशन या डी कॉशन लिस्ट। अगर एक्सपोर्टर का परफॉर्मेंस खराब हो या ओवरड्यू ज्यादा हो जाए तो आरबीआई उसको कॉशन लिस्ट में डाल सकता है ना। तो आरबीआई कैन कॉशन और डी कॉशन एक्सपोर्टर बेस्ड ऑन एडी बैंक रिकमेंडेशन। तो आरबीआई इसको कॉशन लिस्ट में डाल सकता है, रिकमेंडेशन एडी बैंक देती है, फाइनल एक्शन आरबीआई का होता है। तो कॉशन लिस्ट का मतलब यही होता है। बात करेंगे तो देखिए, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि बैंक है वो अपनी बी कैटेगरी ब्रांचेस का डेटा एक्सट्रैक्ट करके पीरियोडिकली रिकंसिलेशन के लिए सबमिट करते हैं, लिखा है ना, बैंक एक्सट्रैक्ट डेटा फॉर बी कैटेगरी ब्रांच एंड शेयर पीरियोडिकली फॉर रिकंसिलेशन। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ फ्लो होता है। लेट मी शो यू द फ्लो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आता है हमारा ब्रांच, फिर आता है हमारा हेड ऑफिस, और फिर आता है हमारा आरबीआई डेटा सिंक, आरबीआई डेटा सिंक, ठीक है, ये ब्रांच डेटा फ्लो हो गया। फिर आता है कॉशन लिस्ट और डी कॉशन लिस्ट। तो अगर एक्सपोर्टर का परफॉर्मेंस वीक हो या ओवरड्यू ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो मान लीजिए कि एक्सपोर्टर का परफॉर्मेंस वीक हो गया, या मान लीजिए कि एक्सपोर्टर का परफॉर्मेंस ओवरड्यू हो गया, राइट, तो आरबीआई उसको कॉशन लिस्ट में डाल सकता है, रिकमेंडेशन एडी बैंक देती है, फाइनल एक्शन आरबीआई का होता है। यहाँ लिखा है नॉन एडी बैंक रिकमेंडेशन, और फाइनल एक्शन जो है वो आरबीआई का होता है।
तो दोस्तों कॉशन लिस्ट मतलब कि क्लीन अप योर एक्ट अलर्ट है। कॉशन लिस्ट क्या है दोस्तों? क्लीन अप योर एक्ट अलर्ट है। फिर आता है हमारा एडवांस रेमिटेंस ट्रैकिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बैंक को सारे एडवांस पेमेंट ईडीपीएमएस में रिकॉर्ड करने होते हैं। बैंक मस्ट रिकॉर्ड ऑल द एडवांस रेमिटेंस। जितने भी एडवांस रेमिटेंस है बैंक को ईडीपीएमएस में रिकॉर्ड करने होते हैं। दैट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन ईडीपीएमएस। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि एडवांस रेमिटेंस में क्या क्या आता है, तो जैसे मान लीजिए कि न्यू एडवांस हो गया, समझे, न्यू एडवांस हो गया, या मान लीजिए पुराने आउटस्टैंडिंग एडवांस हैं, राइट। ये सब के सब एडवांस रेमिटेंस बैंक रिकॉर्ड करे। कहाँ रिकॉर्ड करे? तो ईडीपीएमएस में रिकॉर्ड करे। यानी मान लीजिए कि कुछ पेंडिंग भी हो तो सब ईडीपीएमएस में आपका इंटर किया जाएगा। फिर आता है हमारा एक्सटेंशन एंड राइट ऑफ। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है टाइम एक्सटेंशन या एक्सपोर्ट बिल राइट ऑफ, सब ईडीपीएमएस के थ्रू प्रोसेस होता है। टाइम एक्सटेंशन, एक्सपोर्ट बिल राइट ऑफ इनकॉर्पोरेटेड इन ईडीपीएमएस। फिर आता है दोस्तों एक्सओएस रिपोर्टिंग। तो पहले ओवरड्यू बिल एक्सओएस स्टेटमेंट में रिपोर्ट होते थे, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब ईडीपीएमएस ने एक्सओएस को फुल्ली रिप्लेस कर दिया, यानी दोस्तों सब कुछ 100% डिजिटल है और प्लस सेंट्रलाइज है। यहाँ पे लिखा हुआ है 100% डिजिटल प्लस सेंट्रलाइज, समझे। तो इसको बोलते हैं एक्सओएस रिपोर्टिंग। तो दोस्तों कुछ फॉर्मूला फ्लैश कार्ड है, यानी कुछ रूल्स हैं, वो आप देख सकते हैं। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि देखो ईडीपीएमएस में हमारा कॉशन लिस्ट आता है, प्लस एडवांस रेमिटेंस आता है, प्लस एक्सओएस रिप्लेसमेंट आता है। 3 चीज़ें आती हैं। और ईडीपीएमएस का ट्रिक याद रखने का एक ही तरीका है, याद रखिए, मॉनिटर, रिकॉर्ड एंड रिप्लेस एक्सओएस। मॉनिटर करो। क्या मॉनिटर करना है? ऑब्वियसली आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग को मॉनिटर करना है, रिकॉर्ड करना है, और एक्सओएस को रिप्लेस कर दिया गया। चलिए 1-2 सवाल का जवाब देंगे। विच रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हैज बीन डिसकंटिन्यू ड्यू टू ईडीपीएमएस। तभी बताया दोस्तों कि हमारा जो एक्सओएस रिपोर्टिंग था इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, समझे, क्योंकि ईडीपीएमएस आ गया इसीलिए। अगला सवाल है कि हु रिकमेंड एक्सपोर्टर फॉर कॉशन लिस्टिंग इन ईडीपीएमएस। यानी दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि किसने रिकमेंड किया एक्सपोर्टर को कॉशन लिस्टिंग के लिए। तो ऑब्वियसली एडी बैंक्स, राइट। एडी बैंक रिकमेंड करता है, रिकमेंड इंक्लूजन बेस्ड ऑन नॉन रिलायसन और नॉन ट्रेसेबिलिटी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फैक्टरिंग की। लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टरिंग। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस टूल समझने वाले हैं जिसको फैक्टरिंग बोलते हैं। तो फैक्टरिंग क्या होता है कि एक कंटिन्यूइंग एग्रीमेंट है। देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, एक तरह का कंटिन्यूइंग एग्रीमेंट होता है, राइट, जिसमें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे हम फैक्टर कहते हैं वो क्या करता है दोस्तों। तो देखिए फैक्टरिंग में एक कंटिन्यूइंग एग्रीमेंट है, इसमें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर कुछ काम करता है। पहला लिखा है कि एक्सपोर्ट के रिसीवेबल को खरीद लेता है। अब देखिए बुक डेप्ट बोले या रिसीवेबल बोले एक ही चीज़ होता है। आइदर यू कॉल इट बुक डेप्ट और यू कॉल इट रिसीवेबल, बोथ आर द सेम थिंग। तो जो फैक्टर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी फैक्टर है, वो एक्सपोर्टर के बुक डेप्ट को खरीदता है, यानी रिसीवेबल को खरीद लेता है, कैश अपफ्रंट दे देता है। ठीक है, पहले इसने रिसीवेबल खरीदा, फिर इसने कैश को अपफ्रंट दे दिया, राइट। और साथ में दोस्तों इसके अलावा क्रेडिट कंट्रोल, कलेक्शन, लेजर मैनेजमेंट इसका काम भी करता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह सब विथ रिकोर्स या विदाउट रिकोर्स बेसिस पे हो सकता है, दोनों हो सकता है, विथ रिकोर्स या विदाउट रिकोर्स। दोस्तों हमने 2-3 बातें बताई कि जो फैक्टर होता है यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या करती है, बुक डेप्ट खरीदती है, यानी रिसीवेबल को खरीदती है, उसके बाद कैश अपफ्रंट दे देती है, और फिर साथ में क्रेडिट कंट्रोल, कलेक्शन, लेजर मैनेजमेंट इसका काम भी करती है। और ये दोस्तों ये सब चीज़ें होती है ना विथ और विदाउट रिकोर्स होता है। मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलूँ तो दोस्तों एक्सपोर्टर अपने बिल बेच देता है। जो एक्सपोर्टर है वो क्या कर रहा है, अपना बिल बेच रहा है, राइट। पैसा तुरंत उसे मिल जाता है और कलेक्शन का टेंशन फैक्टर संभाल लेता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। बिल किसको भेज दिया, ऑब्वियसली फैक्टर को भेज दिया, और फैक्टर ने तुरंत पैसा दे दिया एक्सपोर्टर को। और कलेक्शन का जो टेंशन है, कलेक्शन समझते हैं ना कि जब बिल ड्यू होगा तो जो हमारा बायर है यानी जो इंपोर्टर है उससे पैसा कलेक्ट करना, इसका टेंशन कौन लेगा, इसका टेंशन लेता है हमारा फैक्टर। चलिए तो की आइडिया इसमें क्या है कि एक्सपोर्टर जो है अपना रिसीवेबल फैक्टर को ट्रांसफर कर दिया, एक्सपोर्टर सेल रिसीवेबल, फैक्टर जो है अपफ्रंट पैसा दे देता है और फैक्टर बाद में बायर से पैसा रिकवर कर लेता है। फैक्टर मैनेज कलेक्शन एंड क्रेडिट रिस्क। तो ये 3 चीज़ें हैं दोस्तों, इसका रूल यही है। रूल देख सकते हैं आप, रूल क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए रूल है कि इसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है प्लस
कलेक्शन है प्लस लेजर है, ठीक है, ये सब के सब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका इजी फॉर्मूला ऐसे याद रखिए कि देखिए रिसीवेबल को हमने बेचा, कैश अभी आया और कलेक्शन जो है बाद में होगा फैक्टर के द्वारा। इसका वन लाइन एग्जांपल भी है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोर्टर ने 50 लाख की रिसीवेबल फैक्टर को बेची और उसके बदले 48 लाख अपफ्रंट दिया, यहाँ एग्जांपल भी है। एक्सपोर्टर ने 50 लाख की रिसीवेबल फैक्टर को बेची, राइट, 50 लाख का रिसीवेबल एक्सपोर्टर ने किसको दिया, फैक्टर को दिया, और उसके बदले 48 लाख अपफ्रंट मिल गया। तो मास्टर टिप यही है दोस्तों, फैक्टरिंग में 3 चीजें होती हैं, फाइनेंस होती है, रिस्क मैनेजमेंट होती है और लेजर सर्विसेज होती हैं। इस लाइन को याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट स्कोरिंग पॉइंट है। तो हमने साइलेंट फ्यूचर क्या क्या देखा, फैक्टरिंग में कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व है। एक तो फैक्टर होगा जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, और एक क्लाइंट होता है जो कि एक्सपोर्टर होता है। इसका बेसिस क्या है, ट्रांजेक्शन का बेसिस यही है कि फैक्टरिंग जनरली ओपन अकाउंट ट्रांजेक्शन पर होता है, यानी गुड्स डिलीवर पेमेंट बाद में। ओपन अकाउंट का मतलब यही होता है ना कि पहले आप गुड्स को डिलीवर कीजिए, राइट, पहले जो है गुड्स डिलीवर होगा और फिर पेमेंट जो होगा वो बाद में होगा। और रिकोर्स में बताया कि विथ रिकोर्स है। देखिए 2 चीज होता है, विथ रिकोर्स का मतलब क्या हुआ कि रिस्क जो है किसका है, रिस्क जो है वो एक्सपोर्टर का है, ठीक है, और एक होता है विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स में रिस्क किसका होता है, विदाउट रिकोर्स में रिस्क जो होता है वो फैक्टर का होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, विथ रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स। विथ रिकोर्स में रिस्क एक्सपोर्टर का, विदाउट रिकोर्स में रिस्क फैक्टर का। और फैक्टर कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो देखिए क्रेडिट कंट्रोल, लेजर एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्शन फॉलोअप, राइट, यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ, कलेक्शन फॉलोअप, ठीक है। तो ये सब के सब सर्विसेज जो हैं हमारे फैक्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ऑरिजिन इन इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में फैक्टरिंग जो है अर्ली 1990s में इंट्रोड्यूस हुआ था। और एक बार तो यही सवाल आया था कि किस कमेटी का रिकमेंडेशन था, तो कल्याण सुंदरम कमेटी का रिकमेंडेशन था। इसके रिकमेंडेशन पे इंडिया में फैक्टरिंग जो है अर्ली 1990s में आया था। तो दोस्तों अब मैं आपको फॉर्मूला फ्लैश कार्ड देता हूँ, यानी रूल्स देता हूँ। तो दोस्तों फैक्टरिंग का मतलब ये होता है कि रिसीवेबल सेल प्लस क्रेडिट सर्विस, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब यही हुआ कि अपना बिल खरीदो और अपना रिस्क को मैनेज करो। मतलब आपका फैक्टर जो है आपका बिल खरीद रहा है और साथ ही साथ रिस्क भी मैनेज कर रहा है। चलिए आई होप ये याद रहेगा। अब दोस्तों इस पे कुछ एमसीक्यूज कर लिया जाए। लेट्स डू सम एमसीक्यूज बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार। तो पहला सवाल है कि फैक्टरिंग प्राइमरली इन्वॉल्व सेल ऑफ इन्वेंट्री, सेल ऑफ रिसीवेबल, सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो क्या बेचा जाता है जी, तो फैक्टरिंग के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि ये सेल ऑफ रिसीवेबल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए उसके बाद सवाल कर रहा है कि हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टरिंग टू इंडिया। ऑब्वियसली कल्याण सुंदरम कमेटी ने रिकमेंड किया था, बी नंबर करेक्ट है। चलिए तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ फैक्टर। तो यानी फैक्टर क्या होता है और वो एक्सपोर्टर को कौन कौन सी सर्विसेज देता है, आइए सिंपल भाषा में समझते हैं। तो एक्सपोर्टर को ना एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, पैसा टाइम पर मिलता ही नहीं है। ये एक्सपोर्टर को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पैसा टाइम पे नहीं मिलता है, बायर डिले कर देते हैं, क्रेडिट रिस्क होता है, कलेक्शन मुश्किल होती है। इसी प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता है कौन, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा फैक्टर। समझे, देखिए प्रॉब्लम क्या क्या है। सबसे पहले कि जो अमाउंट है, जो पैसा है वो टाइम पे नहीं मिलेगा, पैसा टाइम पे नहीं मिलेगा। उसके बाद बायर डिले कर देता है, बायर जो है वो डिले कर देगा, ठीक है। और फिर दोस्तों क्रेडिट रिस्क भी आता है, राइट, क्रेडिट रिस्क भी आता है। इसी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है दोस्तों, समझिए कि फैक्टर एक ऐसा फाइनेंशियल पार्टनर होता है जो एक्सपोर्टर के लिए फाइनेंस, रिस्क कवर और लेजर मैनेजमेंट तीनों का कॉम्बो प्रोवाइड करता है। 3 चीज मैं बता रहा हूँ, क्या क्या बताया दोस्तों। तो इसके अंदर फाइनेंस आएगा, रिस्क कवर आएगा और मैनेजमेंट आएगा। ये जो क्रेडिट प्रोटेक्शन है ना, ये रिस्क कवर ही है, राइट। और लेजर मैनेजमेंट आपको बताया ही, और डेब्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा फाइनेंस हो गया। तो ये तीनों चीज को कवर करता है, फाइनेंस, रिस्क कवर और लेजर मैनेजमेंट। आइए इसको हम लोग 3 in 1 सर्विस भी बोलते हैं। कभी कभी आप देखेंगे ना, इसको क्या लिखा जाता है, 3 in 1 सर्विस। तो आप जरा देखते हैं कि मेन सर्विस क्या क्या फैक्टरिंग में प्रोवाइड होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा है डेब्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ देखिए, यस, डेब्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे पहला सर्विस है। मतलब क्या होता है इसमें कि एक्सपोर्टर को अपने इनवॉइसेस, सेल लेजर, कलेक्शन फॉलोअप, ये सब हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। क्या क्या हैंडल करना पड़ता है, तो एक तो इनवॉइस हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा सेल्स लेजर हो गया,
और उसके बाद हमारा कलेक्शन हो गया, कलेक्शन फॉलो। ठीक है, तो देखिए इनवॉइस, सेल्स लेजर, कलेक्शन फॉलोअप, ये सब हैंडल करना पड़ता है एक्सपोर्टर को। फैक्टर ये पूरा काम एक्सपोर्टर के बिहाफ पे करता है। फैक्टर जो है ये पूरा काम इनवॉइस, सेल्स लेजर और कलेक्शन फॉलोअप ये सब हैंडल करना पड़ता है एक्सपोर्टर को। फैक्टर ये काम जो है एक्सपोर्टर के बिहाफ पे करता है, मतलब इनवॉइसिंग से लेकर पेमेंट कलेक्ट करने तक फुल सपोर्ट मिलता है ना। इनवॉइस से लेकर पेमेंट कलेक्ट करना, कलेक्शन वही होता है ना लास्ट पॉइंट जो है, इसका फुल सपोर्ट मिलता है, इसी को बोलते हैं डेब्ट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आता है हमारा क्रेडिट प्रोटेक्शन। क्रेडिट प्रोटेक्शन को आप शॉर्ट में रिस्क कवर भी बोल सकते हैं, यू कैन कॉल इट रिस्क कवर। क्या होता है ये, देखिए फैक्टर एक्सपोर्टर को बताता है कि कौन बायर रिलायबल है, कौन रिस्क वाला है। ठीक है, कुछ बायर जो होते हैं वो रिलायबल होते हैं, ठीक है, कुछ बायर जो होते हैं वो रिस्क वाले होते हैं। वो अपने डेटाबेस यूज करके क्रेडिट चेक करेगा, रिस्क असेसमेंट करेगा, बायर की बैकग्राउंड डिटेल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो डेटाबेस को चेक करेगा, क्रेडिट डेटाबेस को चेक करके क्रेडिट चेक करेगा, रिस्क असेसमेंट करेगा, बायर का डेटाबेस बैकग्राउंड डिटेल प्रोवाइड करता है। अगर बायर डिफॉल्ट कर जाए तो प्रोटेक्शन मिल जाता है, इसी को बोलते हैं क्रेडिट प्रोटेक्शन। और फाइनली आता है हमारा फैक्टर, यहाँ देखिए लिखा है क्या लिखा है, फैक्टर फाइनेंसिंग। ये क्या होता है, फैक्टर फाइनेंसिंग को एक वर्ड में आप बोलिए, यू कैन कॉल इट एडवांस पेमेंट। आप इसे एडवांस पेमेंट बोल सकते हैं। क्या होता है ये कि फैक्टर एक्सपोर्टर को तुरंत पैसा चाहिए होता है, राइट, तुरंत पैसा चाहिए होता है, तो फैक्टर रिसीवेबल के अगेंस्ट 75 to 80% जो है एडवांस दे देता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि एडवांस है 75 to 80% ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट अपफ्रंट। तो रूल याद रखिएगा, एडवांस जो होता है वो 75 to 80% का होता है। तो इसका वन लाइन एग्जाम्पल में मैं आपको देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्टर को मान लीजिए 10 लाख का रिसीवेबल है, ऐसे एक्सपोर्टर के पास 10 लाख का रिसीवेबल है, तो फैक्टर उनको 8 लाख एडवांस दे देता है और सारा कलेक्शन मैनेज करता है। कौन मैनेज करेगा, ऑब्वियसली फैक्टर मैनेज करेगा। तो मास्टर टिप यही है दोस्तों कि फाइनेंस, क्रेडिट रिस्क एंड लेजर मैनेजमेंट, ये तीनों चीजें होती हैं। इसको 3 in 1 कहा जाता है। 3 in 1 मतलब क्या हुआ, लेजर, रिस्क और कैश, सब कुछ मैनेज करना फैक्टर का। चलिए बताइए, कुछ सवाल का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ फैक्टर। फैक्टर कौन सा सर्विस नहीं देता है, तो डेब्ट एडमिनिस्ट्रेशन देता है, क्रेडिट प्रोटेक्शन देता है, फैक्टर फाइनेंसिंग देता है, एलसी इशू नहीं करता। एलसी इशू का कोई बात ही नहीं है, राइट, वो केवल रिसीवेबल मैनेज करेगा और फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट डज अ फैक्टर टिपिकली एडवांस। आउटस्टैंडिंग डेब्ट का कितना परसेंटेज जो है फैक्टर टिपिकली एडवांस प्रोवाइड करता है। आपको मैंने बताया लगभग 75 to 80% होता है, राइट। तो ये याद रखेंगे, पूरा का पूरा नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि 10 लाख का आपका रिसीवेबल है यानी बुक डेप्ट है, तो उसका 75% यानी 7.5 लाख से लेकर 8 लाख तक जो है फाइनेंस करता है। अब जरा बात करते हैं फैक्टर मैकेनिक्स की। तो दोस्तों फैक्टर मैकेनिक्स का मतलब समझिए, फैक्टरिंग एक ऑपरेशनल प्रोसेस है जिसमें 3 पार्टीज होती हैं। कौन कौन 3 पार्टीज होती हैं, तो एक तो हमारा होता है क्लाइंट यानी कि एक्सपोर्टर, ठीक है, एक होता है क्लाइंट यानी कि एक्सपोर्टर बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ लिखा है 3 पार्टीज कौन कौन होते हैं, क्लाइंट, एक्सपोर्टर, एक लिखा है एक्सपोर्ट फैक्टर, एक लिखा है इंपोर्ट फैक्टर। ये तीनों मिलकर एक्सपोर्टर को फाइनेंस प्लस कलेक्शन प्लस रिस्क कवरेज इसका सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक मैंने क्या बताया कि फैक्टर मैकेनिक्स की हम बात कर रहे हैं, क्लाइंट एक्सपोर्टर होगा, एक्सपोर्ट फैक्टर होगा, इंपोर्ट फैक्टर होगा। ये तीनों मिलकर एक्सपोर्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करेगा प्लस कलेक्शन प्रोवाइड करेगा प्लस रिस्क कवरेज प्रोवाइड करेगा। तो इसमें की आइडिया यही है कि दोस्तों फैक्टरिंग बेसिकली एक 3 पार्टी टीम वर्क है जिसमें एक्सपोर्टर को पैसा मिल जाता है, बायर से कलेक्शन हो जाता है और रिस्क कवर भी मिलता है। 3 चीज बताया ना मैंने आपको। फाइनेंस मतलब क्या हुआ कि एक्सपोर्टर को पैसा मिल गया, ठीक है। कलेक्शन मतलब क्या हुआ कि बायर से कलेक्शन, ऑब्वियसली बात है कलेक्शन कहाँ से मिलेगा, बायर से मिलेगा, इंपोर्टर से मिलेगा। और रिस्क कवरेज का मतलब क्या बताया, रिस्क का कवर भी मिल जाता है, इसीलिए इसको 3 पार्टी अरेंजमेंट बोलते हैं। रूल और फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है कि एक्सपोर्टर को इनवॉइस के अगेंस्ट फाइनेंस मिलता है, राइट। इनवॉइस दिया एक्सपोर्टर तो उसको फाइनेंस मिल गया और वो भी एक अप्रूव्ड लिमिट तक मिलता है, यहाँ लिखा है ना अप्रूव्ड लिमिट। बायर से कलेक्शन का काम इंपोर्ट फैक्टर करता है। चलिए उसके बाद दोस्तों इसी को बोलते हैं हम लोग 3 पार्टी अरेंजमेंट। पूछा जाएगा कितने पार्टीज होते हैं फैक्टरिंग में, तो बोलिएगा 3 पार्टी होते हैं। कौन कौन होते हैं जी, एक एक्सपोर्ट फैक्टर, एक इंपोर्ट फैक्टर, एक क्लाइंट और एक्सपोर्टर, ठीक है, ये होते हैं। तो और इसका काम होता है फाइनेंस, कलेक्शन और रिस्क कवरेज। फिर दोस्तों इसका वन लाइन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक्सपोर्टर ने इनवॉइस दिया, 80% एडवांस उसे मिल गया तुरंत, और इंपोर्ट फैक्टर पेमेंट कलेक्ट करता है। तो इंपोर्ट फैक्टर है वो ड्यूज को कलेक्ट करेगा, राइट।
तो मास्टर टिप यही कर रहा है कि देखो फैक्टरिंग में एक एक्सपोर्ट फैक्टर होगा, इंपोर्ट फैक्टर होगा, क्लाइंट होगा, क्योंकि फाइनेंस, कलेक्शन और रिस्क तीनों को ध्यान रखना है। बस इसलिए इसी एक लाइन में पूरा चैप्टर रैप हो रहा है, पूरा ये कंसेप्ट रैप हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप जरा देख लीजिए। सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि एक्सपोर्टर जाएगा एक्सपोर्ट फैक्टर के पास डेटर और ऑर्डर का डिटेल लेते हुए, यानी एक्सपोर्टर अपने बायर, ऑर्डर, रिसीवेबल इनका डिटेल एक्सपोर्ट फैक्टर को देता है। फिर एक्सपोर्ट फैक्टर जो है बायर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए इंपोर्ट फैक्टर से कांटेक्ट करता है कि ये बताओ कि जो बायर है वो क्रेडिट वर्दी है या नहीं है, यानी वो टाइम पे लोन चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा। इसकी जानकारी किससे लेगा? इंपोर्ट फैक्टर से लेगा। अब फिर क्या होता है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो एक्सपोर्टर और एक्सपोर्ट फैक्टर के बीच में फैक्टरिंग एग्रीमेंट साइन होता है। और फिर एक होता है एक्सपोर्टर जो है इनवॉइस सबमिट करेगा, मतलब एक्सपोर्टर अपने इनवॉइस फैक्टर को दे देता है। एक्सपोर्टर क्या करता है? एक्सपोर्टर जो अपना इनवॉइस है ये किसको दे देगा? एक्सपोर्टर अपना इनवॉइस फैक्टर को दे देता है। फैक्टर क्या करता है? उन इनवॉइस के बेसिस पे प्री अप्रूव्ड लिमिट तक फाइनेंस रिलीज करता है। लिखा है गेट फाइनेंस अप टू प्री अप्रूव्ड लिमिट। फिर दोस्तों एक्सपोर्ट फैक्टर इनवॉइस की कॉपी इंपोर्ट फैक्टर को भेज देता है कि ये देखो इनवॉइस की कॉपी है, ताकि वो बायर से कलेक्शन हैंडल करे। कलेक्शन हैंडल करने का काम इंपोर्ट फैक्टर का होता है। फिर इंपोर्ट फैक्टर क्या करता है? बायर से पेमेंट कलेक्ट करता है, एक्सपोर्ट फैक्टर को भेज देता है। एक्सपोर्ट फैक्टर अपना चार्ज डिडक्ट करके बैलेंस एक्सपोर्टर को रिलीज कर देता है। तो ये 6 स्टेप है। तो कुल मिलाकर 4 पार्टीज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से फ्लो, यदि हम लाइन आपको मैं ऐसे शो करूं लाइन डायग्राम से, तो देखिए सबसे पहले एक्सपोर्टर हुआ। एक्सपोर्टर ने अपना एक्सपोर्ट फैक्टर को बताया कि देखो इस बायर के अगेंस्ट मुझे मेरा बुक डेप्ट है या रिसीवेबल है, इसके अगेंस्ट मुझे एडवांस चाहिए। फिर एक्सपोर्ट फैक्टर कांटेक्ट करता है इंपोर्ट फैक्टर को क्रेडिट वर्दीनेस के लिए। यदि इंपोर्ट फैक्टर ओके बोल देता है कि नहीं बायर सही में क्रेडिट वर्दी है, तब इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट होगा, फिर ये अपना इनवॉइस सबमिट करेगा। फिर एक्सपोर्ट फैक्टर इनवॉइस इंपोर्ट वाले को दे देगा, इंपोर्ट फैक्टर ड्यूज कलेक्ट करेगा और फिर एक्सपोर्ट फैक्टर को पैसा देगा। तो एक लाइन में यदि याद रखें तो एक्सपोर्ट फैक्टर फंड करेगा, इंपोर्ट फैक्टर कलेक्ट करेगा। बस ये लाइन याद रखिए। जो एक्सपोर्ट फैक्टर है वो फंड देता है और जो इंपोर्ट फैक्टर है वो कलेक्ट करता है। तो दोस्तों फैक्टरिंग का फ्लो कैसे हुआ? एक्सपोर्टर टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्टर टू एक्सपोर्ट फैक्टर टू इंपोर्ट फैक्टर टू बायर, ये फ्लो होता है। चलिए कुछ एमसीक्यूज में अप्लाई कर लेते हैं कंसेप्ट को। पहला सवाल कर रहा है कि हु एसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बायर इन द इंटरनेशनल फैक्टरिंग। तो बायर का क्रेडिट वर्दीनेस कौन एसेस करेगा जी? तो इंपोर्ट फैक्टर एसेस करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल है कि यदि बायर पेमेंट नहीं करता तो ड्यूज को कौन सेटल करता है? इन केस ऑफ नॉन पेमेंट बाय द बायर हु स्टेप्स इन टू सेटल द ड्यूज? बताइए। यदि बायर पेमेंट नहीं करेगा तो ड्यूज को सेटल करेगा कौन दोस्तों? ऑप्शन दे रखा है एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट फैक्टर, इंपोर्ट फैक्टर, ईसीजीसी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों इंपोर्ट फैक्टर। ऑब्वियसली सारा ड्यूज इंपोर्ट फैक्टर सेटल करेगा। चलिए तो ये बातें समझ में आ गई। अब जरा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल फैक्टरिंग की। दोस्तों हम समझेंगे इंटरनेशनल फैक्टरिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, कौन से सिचुएशन में कौन सा फैक्टरिंग टाइप बेस्ट होता है। आइए सिंपल भाषा में समझते हैं। तो इंटरनेशनल फैक्टरिंग के अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं। एक्सपोर्टर की नीड, एक्सपोर्टर की कॉस्ट, रिस्क के हिसाब से सब वेरी करता है। तो दोस्तों एक्सपोर्टर का जो चॉइस है वो 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। यहाँ लिखा है ना, चॉइस ऑफ एक्सपोर्टर डिपेंड्स ऑन 3 थिंग, स्पीड, कॉस्ट एंड कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट रिस्क। ये दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है एक्सपोर्टर चॉइस। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि स्पीड क्या है, कॉस्ट क्या है, कंट्रोल क्या है, क्रेडिट रिस्क का कंट्रोल क्या है। तो इसका रूल यही कर रहा है कि देखिए इंटरनेशनल फैक्टरिंग में 4 मेन टाइप होते हैं, सिंगल फैक्टर, 2 फैक्टर, डायरेक्ट एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग। ये 4 तरह के इंटरनेशनल फैक्टरिंग होते हैं। इसका मैं आपको 1 लाइन एग्जांपल दूं तो देखिए एक्सपोर्टर 2 फैक्टर सिस्टम चूज करता है क्योंकि उसमें क्रेडिट प्रोटेक्शन ज्यादा मिलती है। पूछा जाएगा कितना अरेंजमेंट होता है दोस्तों? 4 अरेंजमेंट होता है। कौन कौन होता है? सिंगल फैक्टर, 2 फैक्टर, डायरेक्ट एक्सपोर्ट, डायरेक्ट इंपोर्ट। अब सवाल यह है कि इसमें एक्सपोर्टर कौन सा चूज करेगा? तो एक्सपोर्टर चूज करता है हमारा 2 फैक्टर। प्लीज याद रखिएगा, एक्सपोर्टर ऑप्ट्स फॉर 2 फैक्टर सिस्टम। क्यों ऑप्ट करता है 2 फैक्टर सिस्टम को? क्योंकि उसमें क्रेडिट प्रोटेक्शन जो है ज्यादा मिलता है। तो मास्टर टिप यही है कि सिंगल में एक ही फैक्टर होगा दोनों साइड, तो मल्टीपल में 2 फैक्टर होगा अलग साइड। ये तो अभी आपको मैंने बताया। 2 फैक्टर में एक हमारा एक एक्सपोर्टर साइड का फैक्टर होगा और एक हमारा इंपोर्टर साइड का फैक्टर होगा। ठीक है, एक्सपोर्टर वाला इनवॉइस देगा, इंपोर्टर वाला ड्यूज कलेक्ट करेगा। और डायरेक्ट में केवल एक ही कंट्री होती है। तो मैंने आपको टाइप बताया। देखिए सिंगल का मतलब 1 ग्लोबल, 2 का मतलब कि डुअल लोकल और डायरेक्ट का मतलब कि 1 साइड ओनली। आई होप ये 3 चीजें याद रखेंगे। सिंगल मतलब 1 ग्लोबल, 2 मतलब डुअल लोकल एंड डायरेक्ट मतलब 1 साइड ओनली। ठीक है, चलिए कुछ सवाल में दोस्तों हमने जो कंसेप्ट सीखा है वो अप्लाई कर लीजिए। सवाल है कौन सा फैक्टरिंग सिस्टम है
जो कि दो डिफरेंट फैक्टर यूज करता है दो कंट्री में। तो इसमें इसको बोलते हैं हम लोग टू फैक्टर सिस्टम। एक हमारा एक्सपोर्ट फैक्टर होगा, एक हमारा इंपोर्ट फैक्टर होता है। और सबसे खास बात ये है दोस्तों कि ये सबसे सेफेस्ट है। सबसे खास बात ये है कि ये जो सिस्टम है सबसे सेफेस्ट सिस्टम है। इसके बाद अगला सवाल है कि इन डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग हु इंगेज द फैक्टर, यानी जो हमारा डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग होता है इसमें फैक्टर को कौन इंगेज करता है। तो एक बार डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग को जरा देख लीजिए। मैंने क्या बताया कि देखो डायरेक्ट इंपोर्ट फैक्टरिंग में इसमें सिर्फ इंपोर्टर का कंट्री का फैक्टर इन्वॉल्व होता है, वो इंपोर्टर को डेट फाइनेंसिंग या क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो सवाल ये कर रहा है कि कौन फैक्टर को इंगेज करेगा, ऑब्वियसली इंपोर्टर इंगेज करेगा, राइट, बी नंबर करेक्ट है। चलिए, तो हमने फैक्टरिंग के बारे में बात कर ली। अब हम टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, फॉरफिटिंग पे स्विच कर रहे हैं। तो दोस्तों फॉरफिटिंग एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जिसमें एक्सपोर्टर का पूरा पैसा अपफ्रंट मिल जाता है बिना किसी रिस्क के। वहां नहीं मिल रहा था पूरा, फैक्टरिंग में आपको मैंने बताया कि 75 से 80% ही पैसा मिल रहा था, यहाँ पे कंप्लीट अमाउंट मिल जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, राइट, पूरा पैसा जो है एक साथ मिल जाता है, अपफ्रंट मिल जाता है बिना किसी रिस्क का। तो दोस्तों एक ऐसा फाइनेंसिंग मैकेनिज्म जहां पे फाइनेंसर कौन है जी, फाइनेंसर है हमारा फॉरफिटर। फाइनेंसर कौन होता है, हमारा फॉरफिटर होता है। तो फॉरफिटर एक्सपोर्टर के मीडियम टर्म रिसीवेबल को परचेज कर लेता है बिना रिकोर्स का। ध्यान दीजिएगा, जब फैक्टरिंग की बात कर लेते हैं तो वहां विद रिकोर्स भी था, विदाउट रिकोर्स भी था, लेकिन यहां पे विदाउट रिकोर्स है, ठीक है। तो जो फाइनेंसर है वो मीडियम टर्म एक्सपोर्ट रिसीवेबल परचेज करता है विदाउट रिकोर्स टू द एक्सपोर्टर। मतलब एक्सपोर्टर को कोई रिस्क नहीं है, यही मतलब होता है। मतलब बायर अगर पैसा पे ना करे तो भी एक्सपोर्टर को कोई टेंशन नहीं है, इसी को बोलते हैं विदाउट रिकोर्स। और ये सब फिक्स डिस्काउंट रेट पे होता है, यहाँ लिखा है ना फिक्स रेट, और फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कवर होती है। इट ऑल्सो कवर द फुल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें की आइडिया क्या है दोस्तों कि देखिए फॉरफिटिंग का मेन बेनिफिट यही है कि एक्सपोर्टर को 100% पेमेंट अपफ्रंट मिल जाता है। यहाँ लिखा है ना एक्सपोर्टर गेट 100% अपफ्रंट पेमेंट, सबसे बड़ी बात है, राइट, मेन बेनिफिट है इसका जी। सो मेन बेनिफिट हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉरफिटिंग की बात कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट है कि 100% अपफ्रंट पेमेंट मिलता है। उसके बाद सारा रिस्क किसके पास चला जाता है, इंपोर्टर का रिस्क हो या कंट्री रिस्क हो, ये सब फॉरफिटर के हेड में हो। किस तरह का रिस्क आता है जी, अब इंपोर्टर पेमेंट नहीं करेगा, ये रिस्क हो सकता है, या एक और रिस्क हो सकता है कि कंट्री रिस्क हो सकता है, समझे। ये सब के सब कौन बियर करेगा, फॉरफिटर बियर करेगा। तो दोस्तों ये क्रेडिट वर्दिनेस मोस्टली इंपोर्टर के फाइनेंशियल प्लस कंट्री रिस्क पर डिपेंड करता है। इट इज बेस्ड ऑन इंपोर्टर क्रेडिट वर्दिनेस एंड कंट्री रिस्क। दोस्तों रूल यही कहता है कि देखो फॉरफिटिंग में हमारा रिसीवेबल का डिस्काउंटिंग होगा विदाउट रिकोर्स, प्लस फिक्स रेट होगा, प्लस मीडियम टर्म टेनर होगा। ये रूल है। डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल मीन्स नो रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स होता है, फिक्स रेट होता है, मीडियम टर्म टेनर होता है, ये हमारा रूल है। तो इसका मैं आपको वन लाइन एग्जांपल बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि मशीनरी एक्सपोर्टर है, मशीनरी एक्सपोर्टर अपने $1 मिलियन के 3 साल रिसीवेबल को फॉरफिटर को बेच देता है, राइट। तो मशीनरी एक्सपोर्टर है, इसने क्या किया कि इनके पास $1 मिलियन का रिसीवेबल था। रिसीवेबल बोले या बुक डेब्ट बोले एक ही चीज होता है, राइट। इसको इसने क्या किया, मशीनरी एक्सपोर्टर ने $1 मिलियन के 3 साल के रिसीवेबल को फॉरफिटर को बेच दिया। और वो किस रेट पे बेच दिया, तो फिक्स डिस्काउंट रेट पे बेच दिया। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो मास्टर टिप यही है दोस्तों, फॉरफिटिंग में हमारा फुल अपफ्रंट कैश आएगा, कोई रिकोर्स नहीं होगा, फिक्स रेट होगा। ये कैपिटल गुड एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट माना जाता है। इट इज आइडियल फॉर कैपिटल गुड एक्सपोर्ट, फुल अपफ्रंट कैश, नो रिकोर्स, फिक्स रेट। दोस्तों एक बार रिकॉल कर लेते हैं फॉरफिटिंग के साइलेंट फीचर को। पहला मैंने आपको नेचर बताया, तो नेचर क्या बताया दोस्तों कि परचेज विदाउट रिकोर्स, मतलब बिना रिकोर्स का परचेज होता है। फॉरफिटर रिसीवेबल को विदाउट रिकोर्स परचेज करता है। विदाउट रिकोर्स का मतलब ये समझिएगा कि जो बायर है अगर वो डिफॉल्ट कर दे, मतलब वो पेमेंट ना दे टाइमली, तो भी हमारा जो एक्सपोर्टर है वो सेफ रहेगा। एक्सपोर्टर क्या रहेगा, सेफ रहेगा। दूसरा हमने बात की टेनर की, तो टेनर इसका मीडियम टर्म होता है, मतलब कि 1 से 5 साल की होती है, राइट। कभी कभी शॉर्ट टर्म भी इंक्लूडेड होता है। फिर आता है रेट का, तो रेट इसका फिक्स डिस्काउंट रेट होता है। यहाँ पे दोस्तों रेट की बात कर लें तो जो हमारा इंटरेस्ट है या जो हमारा डिस्काउंट है, ये क्या होता है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट फिक्स रेट होता है, इसीलिए एक्सपोर्टर को एग्जैक्ट कॉस्ट पता होता है। और फिर आती है रिस्क बेसिस की, तो रिस्क बेसिस में 2 चीजें याद रखिएगा, क्रेडिट वर्दिनेस प्लस कंट्री रिस्क। मतलब क्या हुआ कि फॉरफिटर रिस्क एनालाइज करता है इंपोर्टर की फाइनेंशियल कंडीशन पे, कंट्री रिस्क पे, या फिर बैंक गारंटी अगर अवेलेबल हो तो। इसमें एलिजिबल एक्सपोर्ट की बात कर ले, मोस्टली कैपिटल गुड्स होते हैं। तो फॉरफिटिंग ज़्यादातर कैपिटल गुड, मशीनरी,
प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में यूज होता है, कभी कभी कॉमोडिटी या कंज्यूमर गुड्स भी कवर्ड होते हैं, रेयरली, लेकिन मैक्सिमम कैपिटल गुड, प्रोजेक्ट या आपके मशीनरी में यूज होता है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। तो दोस्तों फॉर्मूला फ्लैश कार्ड आपके सामने है। फॉरफिटिंग में सबसे पहली बात है विदाउट रिकोर्स होगा, नो रिकोर्स। नो रिकोर्स का मतलब ये हुआ कि बायर अगर डिफॉल्ट कर ले तो सारा रिस्क कौन बियर करेगा, फॉरफिटर बियर करता है। इसमें एक्सपोर्टर का कोई रिस्क नहीं है और फिक्स रेट होता है, डिस्काउंट रेट फिक्स होता है और मीडियम टर्म के लिए होता है। मीडियम टर्म मतलब कि 1 से 5 साल के लिए होता है। प्लीज ये 3 वर्ड याद रखिए। इसका मेमोरी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। मेमोरी ट्रिक है फॉरगेट रिस्क, गेट फुल कैश अपफ्रंट। रिस्क भूल जाओ और तुरंत सारा कैश ले लो, समझे। चलिए कुछ सवाल का जवाब देंगे। फॉरफिटिंग इज प्राइमरली यूज फॉर फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म कमोडिटी, नो। मीडियम टर्म एक्सपोर्ट रिसेबल, यस। डोमेस्टिक ट्रेड रिसेबल, ये नहीं। चलिए अगला